आपको पता है, देखो आपको पता है कि ये गोयला ना आईपीओ का फैन नहीं है, बट जब मैं इस आईपीओ की रिसर्च पढ़ रहा था ना, मेरे पीछे वायलेंस बजने लग गए, अच्छी अच्छी हवाएं चलने लग गई और पहला नशा वो गाना भी सुनाई देने लग गया मुझे। ये आईपीओ हम मिस नहीं कर सकते, आईपीओ बड़ा ही तगड़ा है। अब आईपीओ पढ़ने के लिए क्या करना है? आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 550 पेज की डीएचआरपी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, आपको 500 पेज की आरएचपी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। और यही काम आसान करने के लिए गोयला और उसकी पूरी टीम ने पूरी रिसर्च आपके सामने रख दी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ये आईपीओ बहुत ज्यादा तगड़ा है। आज ना मैं इसके धागे खोल दूंगा आज, और आप डिसाइड करना whether you want to invest or not। और एडिटर सर आप चला दो इंट्रो, सब रेडी है, सबके मुंह से पानी आ रहा है, चलाओ। ठीक है। मैनकाइंड का आईपीओ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और अगर मैं 2022 के स्टार्ट्स की बात करूं ना, ये कंपनी 4th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स, और 2nd लार्जेस्ट है अगर मैं सेल्स वॉल्यूम्स को देख लूं। इस कंपनी का 97.6% रेवेन्यू सिर्फ इंडिया में सेल से आता है, तो ये होली इंडिया पे फोकस कर रही है। इनके 2 मेजर बिजनेस हैं। सबसे पहले आता है कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस। यहाँ पे ये कॉन्डोम्स बनाते हैं, ये प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट्स बनाते हैं, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाते हैं, एंटी एसिड पाउडर्स बनाते हैं, विटामिन्स बनाते हैं। एंड बिजनेस का 2nd पार्ट है डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल्स का। ये एंटी इन्फेक्टेंट्स बनाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर के मेडिसिन बनाते हैं, एंटी डायबिटिक मेडिसिन बनाते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। बट एक सेकंड, इस सब डिटेल में जाने का फायदा ही नहीं है। पहले ये तो समझ लें कि इंडस्ट्री कैसी है, पहले समझ लें कंपटीशन कैसा है, उसके बाद इन डिटेल्स में जाएंगे। तो अभी मैं क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपटीशन एनालिसिस, उसके बाद स्ट्रेंथ्स, फिर इसके रिस्क क्या क्या है, जो रिस्क है इस कंपनी में, एंड फाइनेंशियल्स। तो सीधा शुरू करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस से। अब अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करूंगा ना, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को लेके कितना ज्यादा सीरियस है। बिकॉज एक गवर्नमेंट ना एक ट्रिगर होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिगर होता है फॉर एनी इंडस्ट्री टू डू वेल। अगर गवर्नमेंट एड कर देगी भाई, वो इंडस्ट्री चांद पे पहुंच जाएगी। अब मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूं, 2019 में 3.01% हमारे जीडीपी का गवर्नमेंट खर्चा करती थी ऑन हेल्थ केयर, और ये बहुत ज्यादा ही कम है। अगर आप हमारे लेवल की इकोनॉमी से कंपेयर करो, ब्राजील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स, बेसिकली हम बहुत ज्यादा पीछे हैं यार, और ये आपको स्टैट्स दिखा रहे हैं। अब देखो, मुझे ऑलरेडी पता है आप क्या सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो, गोयला अगर हमारी देश की सरकार ज्यादा हेल्थ केयर पे खर्च नहीं कर रही तो नहीं कर रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दूसरे देशों देख के हम भी ज्यादा खर्चा करने लग जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सही है, बट बात ये ना, सरकार आर्म ट्विस्ट हो गई है और सरकार को इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा, इस इंडस्ट्री पे और फोकस डालना ही पड़ेगा। एंड हियर आर द रीजंस। सबसे पहले इशू है पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन 2011 से 2036 तक 1.2 बिलियन से 1.5 बिलियन हो जाएगी। ये पूरी स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब 2011 में हमारे देश की एवरेज एज थी 25, 2036 में हमारी देश की एवरेज एज हो जाएगी 35। बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी एज कर रही है, और जब पॉपुलेशन एज करेगी तो देखो, वोट तो पॉपुलेशन ही देती है, तो सरकार को हेल्थ केयर में और पैसा डालना ही पड़ेगा। और इससे आता है 2nd पॉइंट, जिसकी वजह से सरकार को पैसा डालना ही पड़ेगा हेल्थ केयर में, इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन 28% से 31% हो गई है फ्रॉम 2001 टू 2011। और अब तो चलो एस्टिमेटेड फिगर्स और बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ी है, वो तो हम अपने आसपास से देख रहे हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप स्ट्रेस में रहते हो, फैमिली टाइम कम स्पेंड करते हो, वी आर जनरली लेस हैप्पी। हमारे देश में डिप्रेशन एक पैंडेमिक की तरह फैल रहा है भाई, डायबिटीज हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। क्यों? बाहर का खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मैं खुद बाहर का खाना खाता रहता हूं पूरे टाइम, जो मुझे नफरत है जिस चीज से, बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचता कितनी बार, जिसके से हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। और इसी की वजह से सरकार हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर और बढ़ाएगी, और ये हमें ऑलरेडी दिख रहा है। आयुष्मान भारत स्कीम आ रही है सरकार की, सेवरल पीएलआई स्कीम्स आ रही है जो गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सेक्टर। पर हम तो भाई इन्वेस्टर लोग हैं ना, हमें ये चाहिए कि कितने CAGR से इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कितने % से ग्रो करेगी, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे पैसे इधर डाले कि नहीं डाले। फ्रॉम 2022 टू 2027 ये एक्सपेक्टेड है कि हेल्थ केयर सेक्टर विल सी अ CAGR ग्रोथ ऑफ 10 to 11%। 10 to 11%। लेट मी टेल यू, अमंग ऑल द सेक्टर्स ना, ये वन ऑफ द हाईएस्ट है। और आप इंडियन सेक्टर्स को छोड़ो, वर्ल्ड वाइड आप इकोनॉमीज में देखिए, एवरेज जो इस सेक्टर का ग्रोथ रेट आता है वो है 3 to 4%। हमारा कितना होगा? ऑफ 10 to 11%। हम इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। वैसे एक और अपॉर्चुनिटी अपने पास, अगर अभी आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया और बेल आइकन ठोक के फेंक के दबा दिया ना, तो होगा क्या? आपकी स्टॉक मार्केट की जो दिक्कत है ना, वो तो गोयला संभाल लेगा। अब आते हैं कंपटीशन में।
अब जो इंडियन फार्मास्यूटिकल पूरी इंडस्ट्री है, जो पूरा मार्केट है ना इंडिया में, उसमें 80-85% कंपनीज इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही हैं एंड सिर्फ 15 to 28% कंपनीज एमएनसीज बाहर की कंपनीज है। तो इससे सबसे पहली चीज क्या समझ आती है, मैनकाइंड का जो मैंने को शुरू में बताया था, इनके 97.6% रेवेन्यूज इंडिया से ही आ रहे हैं, इंडिया में सेल से ही आ रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा है, तो मैनकाइंड का इसमें एक बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बट सिर्फ इससे नहीं जा सकते हम, देखो भाई जाएंगे फैक्ट से, डेटा से। जब एक फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, आइए सर। अब आप देख रहे हो मैंने सारी टॉप फार्मा कंपनीज ले लिए, उनका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, आरओई, आरओसीई, डेट इक्विटी, सब कुछ ले लिया है मैंने। अब हर कंपनी के हर फैक्टर को, जो सबसे वीकेस्ट है उसको मैंने दिया रैंक 10 और जब से स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको दिया रैंक 1। और इन रैंकिंग के हिसाब से आपको पता है सबसे बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है? वो है एबिट इंडिया। और सेकंड नंबर पे कौन सी है? वो है मैनकाइंड। क्या फट नहीं गई? ऐसा आईपीओ आ रहा है विद सच स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कि भाई साहब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इट इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। कैन यू बिलीव इट? अब आ जाते हैं स्ट्रेंथ्स पे। हाँ, अभी तक ना मैंने इस आईपीओ की स्ट्रेंथ्स की बात नहीं की थी, स्ट्रेंथ्स की तो बात अब करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि इनकी ग्रोथ अलग ही लेवल पे हो रही है। जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है, वो ग्रो किया है एट 11%, मैनकाइंड ग्रो किया है एट 16%। सेकंड चीज आती है इनकी ब्रांड्स की। इनकी 36 तो एकदम सुपरस्टार ब्रांड्स हैं जो 500 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं इन 2022। बट सब 36 को कवर नहीं कर सकते। लेट्स टॉक अबाउट द 20 हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड्स। जो 20 हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड्स है ना, उनमें से 18 अपने स्पेसिफिक एरियाज में जो वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, जो दवाई या कुछ भी मेडिसिन बना रहे हैं, 18 ब्रांड्स आउट ऑफ 20 आर द बिगेस्ट प्लेयर्स इन दैट मार्केट। उस मार्केट में, उस स्पेसिफिक दवाई में उनका हाईएस्ट मार्केट शेयर है। एंड अगर मैं पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूं ना, जो टॉप 300 सेलिंग ब्रांड्स हैं, ये सारी 18 ब्रांड टॉप 300 सेलिंग ब्रांड्स में आ रही हैं। सर ये ब्रांड्स की पूरी लिस्ट खुद ही देख लो, आप देखोगे कितनी सारी ब्रांड्स जो 20% के ऊपर मार्केट शेयर है और कितनी सारी ब्रांड्स हैं जो 50% के आसपास मार्केट शेयर रखती हैं। इट इज क्रेजी। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब हिंदुस्तान में अगर आपको फार्मास्यूटिकल बिजनेस में आना है ना, आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सर एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए। बिकॉज हिंदुस्तान में जो दवाइयां बिकती है ना, वो बिकती है रिलेशनशिप पे। एक पूरी टीम चाहिए होती है ऑन ग्राउंड, जो डॉक्टर से रिलेशनशिप बनाएगी, जो हॉस्पिटल से रिलेशनशिप बनाएगी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये केमिस्ट के पास जाएगी, उनसे रिलेशनशिप बनाएगी, बोलेंगे भाई स्टॉक रख लो, चलो ये दवाई ले लो, चलो वो ले लो, आपकी सेल हो रही है नहीं हो रही है। पूरा एक सिस्टम बनता है और इसमें मैनकाइंड वन ऑफ द बेस्ट है इन आवर कंट्री। इनके पास 11,196 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 3,195 फील्ड मैनेजर्स हैं। और इसकी स्ट्रेंथ आपको यही सुन के पता चल जाएगी कि हिंदुस्तान में 80% डॉक्टर जो है ना, वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन में मैनकाइंड की दवाइयां लिखते हैं। दिस इज द पावर ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और इनकी DHRP रिपोर्ट जो इन्होंने सेबी को फाइल की थी, उन्होंने अब उसमें यह बताया कि वो फ्यूचर में और एक्सपैंड कैसे करना चाहते हैं। सबसे पहला कि जो थेरेप्यूटिक एरियाज हैं वहां पे अपना मार्केट शेयर और बढ़ा रहे हैं। जैसे कि एंटी डायबिटिक जो सेगमेंट है, ये नए ड्रग्स लेके आ रहे हैं। फिर कार्डियोवैस्कुलर सेगमेंट में एक हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं। न्यूरो या सीएनएस में ये एंटी डिप्रेसेंट्स लेके आ रहे हैं और बहुत सारी दवाइयां लेके आ रहे हैं। रेस्पिरेटरी में लंग्स की प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम, उसमें इनहेलर्स लेके आ रहे हैं। फिर ये क्रिटिकल केयर में, आई केयर में, गायनी केयर में, हर जगह नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। दैट शोज कि कंपनी अभी भी एग्रेसिव है। सेकंड पार्ट जिसको इंप्रूव करना चाहते हैं, ये अपना मार्केट शेयर है। आप ये पूरा ग्राफ देखिए। अब जैसा आपको दिख रहा है, मैंने डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक पूरा बना रखा है। अब जो ऊपर लाइट ब्लू के कॉलम्स है ना, वो है रूरल मार्केट एरिया। जो डार्क ब्लू है दैट इज मेट्रोपॉलिटन्स एंड टायर 1 सिटीज। आप मैनकाइंड को देखो, इनका रूरल मार्केट एरिया सबसे ज्यादा है, तो उनकी मेजर पॉपुलेशन स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बट ये अब अपना मार्केट प्रेजेंस बढ़ाएंगे इन मेट्रोपॉलिटन्स एंड टायर 1 सिटीज। इसके लिए क्या करें, इन्होंने 14 रीजनल मेडिकल एडवाइजर्स और हायर किए हैं इन बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोचीन, कैलकाटा, दिल्ली, NCR, सो दैट यहाँ पे भी कवरेज बढ़े। थर्ड जो इनका कंज्यूमर हेल्थ केयर का पार्ट है, जहाँ पे इनके मैनफोर्स कॉन्डम्स आ जाएंगे, प्रेगा न्यूज के प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट्स आ जाएंगे, गैसो फास्ट है जो हम रेगुलरली हर जगह सुनते ही हैं। इन कंपनीज का भी मार्केट शेयर बढ़ाएंगे बाय गेटिंग मोर प्रोडक्ट्स इन दिस सेगमेंट। और फोर्थ, और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, ये अपने डॉक्टर्स रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये डॉक्टर्स को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करे ना, आप सोच के हंसोगे कि ये भी होता है। ये उनको ऑफर करते हैं डॉकफ्लिक्स। हाँ, नेटफ्लिक्स का ही डॉकफ्लिक्स कर दिया। ये प्रॉपर OTT प्लेटफॉर्म है ओनली फॉर डॉक्टर्स, जहां पे उस प्लेटफॉर्म में दे गेट गुड कंटेंट, गुड वीडियोस फॉर मेडिकल फील्ड टू इंप्रूव देयर प्रैक्टिस। कैन यू इमेजिन डॉक्सफ्लिक्स? मतलब आई विश, मतलब
आई वुड वांट टू एक्सेस इट सम टाइम फॉर श्योर। मैं देखना चाहूंगा इसमें क्या क्या है। उसके बाद इनके पास मैनकाइंड कनेक्ट है, मतलब आप ये देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में दे आर ट्राइंग टू हेल्प द डॉक्टर्स टू बी बेटर एंड दैट इज व्हाई द रिलेशनशिप विद डॉक्टर्स इज स्ट्रांग। मैनकाइंड कनेक्ट क्या है? एक पूरा प्लेटफॉर्म है जहां पे डॉक्टर्स कनेक्ट करते हैं, जहां पे मेडिकल लोग कनेक्ट कर रहे हैं एंड दे शेयर आइडियाज, दे शेयर नॉलेज। और उसके बाद प्रेरणा आता है। प्रेरणा एक वर्चुअल पेशेंट है जिसपे आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हो। मतलब जस्ट इमेजिन, ये डॉक्टर से सिर्फ बेनिफिट्स का रिलेशनशिप नहीं रख रहे हैं कि आपको इतना हम गिफ्ट दे देंगे, इतना वो कर देंगे। आपको पता है यार हाउ डज दिस मेडिकल इंडस्ट्री वर्क, हम सब ने सुन रखा है। ये डॉक्टर्स को हेल्प कर रहे हैं टू इंप्रूव देयर प्रैक्टिस एंड टू बिकम बेटर डॉक्टर्स बाय द डे। बट हर चीज इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज हर मीठी चीज में थोड़ा नमक जाता ही जाता है। ये मैंने कहां सीखा है? ये गोला ने सीखा है शेफ रणवीर बरार से। मैं उनकी यूट्यूब वीडियोस बड़ी देखता हूं यार, मुझे बड़ा मजा आता है उनकी कुकिंग वीडियोस देख के, बहुत ज्यादा। भाई सॉरी, टॉपिक में वापस आ रहा हूं। तो बात करते हैं नमकीन चीजों की, बात करते हैं इस कंपनी की रिस्क की। सबसे इनका बड़ा रिस्क है एट्रिशन रेट। लोग भर भर के इनके जॉब छोड़ रहे हैं, तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर इनका एट्रिशन रेट ऐसे ही बढ़ता गया, वो शायद कभी हो नहीं पाएगा। आप देखोगे इनके 2020 में एट्रिशन था ऑफ 19.21%, 2021 में हो गया 13.66% एंड 2022 में था ऑफ 21.13%। दे रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। सेकंड रिस्क इनका आता है कि इनकी 97.6% सेल्स सिर्फ हिंदुस्तान की है। मतलब हाँ, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट ऑन द सेम हैंड मतलब यार दूसरी कंट्री से तो बिजनेस होना चाहिए, बाहर की कंपनी से भी बिजनेस होना चाहिए। बहुत बड़ा हो उतना ही बेटर होता है, एज ए इन्वेस्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। तो ये डेफिनेटली रिस्क है एंड आई वुड वांट एज ए इन्वेस्टर कि इनके बाहर के कंट्री से भी बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। और थर्ड रिस्क आता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब देखो, जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में ना गवर्नमेंट रेगुलेशंस भर भर के होती हैं और होनी भी चाहिए। ये दवाइयां हैं जो हम खा रहे हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस चाहिए। तो ये किसी भी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में ना हमेशा एक तलवार लटकी रहती है, वो है सरकार की। कभी भी कुछ भी रूल रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं। हाँ सर, आईपीओ की सारी डिटेल्स, वैल्यूएशंस वो भी कवर करूंगा। आप वीडियो देखो यार, टेंशन मत लो, टेंशन गोला पे छोड़ दो। बस एक टेंशन आप मेरी सॉल्व कर दो कि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर देना, बिकॉज यार मेहनत बड़ी कर रहे हैं, गोयल आपसे मोहब्बत भी बड़ी करता है। आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओगे ना तो ये आईपीओ खुल गया है आज, और 27 अप्रैल जो थर्सडे है बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू 1 पर शेयर, प्राइस इसकी रहेगी 1026 to 1080, लॉट साइज ऑफ 13 शेयर्स और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे है। मैं हर डिटेल की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। पहले आप ये डिसाइड करो आपको आईपीओ खरीदना है, फिर ये डिटेल्स आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगी। अब आते हैं दोस्त मेन चीज में, वैल्यूएशन में। बिकॉज आईपीओ मार्केट में हमने देखा क्या 2 साल से कि भाई साहब इतनी रिडिकुलस वैल्यूएशन में आईपीओ आते हैं, इतने ज्यादा पीक में आते हैं कि दिमाग वैसे ही खराब हो जाए। कोई फंडामेंटली साउंड आदमी सुसाइड कमिट कर ले, इतने वाहियात वैल्यूएशन आ चुके हैं, राइट। बट शायद इस केस में ऐसा नहीं है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि ये आईपीओ कब आ रहा है? जब मार्केट्स ऑलरेडी नीचे हैं, सेंटिमेंट्स डाउन है लोगों के। इस टाइम पे जनरली आईपीओ आता नहीं है, तो इसका मतलब ये आईपीओ ऑलरेडी ज्यादा प्रीमियम पे नहीं बेच सकते, बिकॉज सेंटिमेंट लोगों के ऑलरेडी डाउन है, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। इसके बाद मैं बात करूं, इंडस्ट्री पीई है 39.7, जबकि इस आईपीओ का पीई इज ओनली 30 टाइम्स। कितना? 30 टाइम्स। तो वैल्यूएशन तो बढ़िया है, बट इसके पीछे एक सीक्रेट है। बताओ तो नहीं, सीक्रेट है। इधर आओ। ये आईपीओ सिर्फ ऑफर टू सेल है, ये फ्रेश इशू नहीं है। आसान भाषा में बात करें, ऑफर फॉर सेल मतलब वो प्रमोटर जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। और जनरली ये अच्छा पॉइंट नहीं होता, बिकॉज अगर एक आईपीओ लॉन्च हो रहा है सिर्फ अपना स्टेक बेचने के लिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आईपीओ अच्छे जनरली क्या होता है कि फ्रेश इशू, उनको नया बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस और एक्सपैंड करना है, उसके लिए पैसे ले रहे हैं, तो भाई मजा भी है। बट इस आईपीओ में ऐसा नहीं है। बट इसके बावजूद इतना खराब नहीं है, बिकॉज अगर आप इनकी आरएचपी रिपोर्ट पढ़ोगे उस हिसाब से इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, पहले प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास है 79%, पोस्ट आईपीओ वो हो जाएगा 76.5%। तो प्रमोटर होल्डिंग अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी में है भाई, 75% के ऊपर है। उसके बाद पब्लिक एंड एम्प्लॉय जो होल्डिंग थी पहले थी 21% और अब हो जाएगी 23.5%। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखोगे इट्स गुड, बिकॉज ये आईपीओ ना और बड़ा निकाल सकते थे, और बहुत एक्चुअली बड़ा निकाल सकते थे। प्रमोटर और बहुत सारा अपना स्टेक बेच सकते थे, बट इन्होंने वो बेचा नहीं है, बिकॉज ऑफ विच दिस मेक्स दिस आईपीओ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। अब आता है फाइनल वर्डिक्ट। गोयला, क्या तुम इस आईपीओ में पैसे डाल रहे हो? ये मैं डिसाइड करूंगा थर्ड डे पे। लुकिंग कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ, लुकिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या हुआ, और बहुत सारे मैट्रिक्स चेक करूंगा, तभी मैं इस आईपीओ के सब्सक्राइब करूंगा। और मैं एक्चुअली थर्ड डे पे लाइव वीडियो बना सकते हैं जहां पे आप मेरे साथ हो एंड देन यू कैन मेक अ कॉल कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। बट उससे पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये लाइव वीडियो चाहिए है भी कि नहीं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे 200 कमेंट्स दो, लाइव आईपीओ वीडियो 200 कमेंट्स, ना एक कम ना एक
ज्यादा चलो दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी श्रद्धा होगी, बट 200 कमेंट मिनिमम चाहिए 27 अप्रैल को, दैट इज थर्सडे। मैं आऊंगा लाइव टू टेल यू वेदर आई एम इन्वेस्टिंग दिस IPO और नॉट।